अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है, ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं आपके पास। हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का। अब हम आएंगे सेल साइकिल पे, विच इज द चैप्टर नंबर 4। तो अब सेल साइकिल क्या होती है, हमने इसके बारे में बहुत डिस्कशन और बहुत बातें तो डिस्कस की थी ड्यूरिंग आवर लाइक लास्ट में। लेकिन अब हमें ज़रा ये पता करना है कि भाई सेल जो आ रहा है वो चलो ठीक है, हमें अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी थी, मतलब सेल थ्योरी क्या होती है, जिसकी वजह से हमें पता चला कि अच्छा सेल्स आ रहे हैं, जो कि जॉन हुक ने दी थी ये सेल थ्योरी। इससे पता चला था कि जो सेल्स जो है ना, वो किसी प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कोई एक पहले सेल था जिसकी वजह से नए सेल्स बन रहे हैं, उस सेल को हम कहते हैं पेरेंट सेल, और जो नया सेल बनता है उसको कहते हैं डॉटर सेल। अब ये चीज़ जो है सेल डिवीजन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होती है क्योंकि ज़ाहिर है आपको ग्रोथ ग्रोथ करना है। लाइक छोटे थे आप पहले, फिर उसके बाद बड़े हो गए, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, ग्रोथ का प्रोसेस था। ग्रोथ में भी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ही सेल साइकिल है कि आपके सेल्स ग्रो हो रहे हैं, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं आप। वो चीज़ें डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, हीलिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। कैसे, जैसे कि अगर कहीं कोई चोट लगी आपको, तो अब वो उस जगह पर आप थोड़ा दिनों में देखते होंगे कि अगर कहीं पे ब्रूज बन वो जाता है ना, कि वुंड अगर हो तो स्किन पहले रेड होती है वहाँ पे, अगर चोट है, फिर से अब वापस से वैसी ही हो जाती है जैसे पहले थी। तो वैसे उस पूरी प्रोसेस को भी हम मतलब हीलिंग में सेल साइकिल ही हो जाती है कि वहाँ पे उस जगह जहाँ पे सेल्स हट गए थे, अगर कोई कट लगा था आपकी, तो नए सेल्स ने उसको रिप्लेस कर लिया है। ठीक है, तो दैट इज योर हीलिंग प्रोसेस। फिर आपको सेक्शन एंड ए सेक्शन रिप्रोडक्शन के लिए सेल साइकिल बहुत जरूरी होती है। तो ये सब चीजें हमें इसलिए हमें पता है कि सेल साइकिल या जो सेल डिवीजन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। अब सेल साइकिल जो है ना, वो होता क्या है, उसमें कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं जिसमें सेल ग्रो करता है, सेल अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, हमने बात की थी लास्ट चैप्टर में कि डीएनए मटेरियल होता है, क्रोमैटिन होता है। उन चीज़ों को अगर सेल रेप्लिकेट कर रहा है, रेप्लिकेट मतलब कि पहले एक कॉपी थी, उसकी 2 कॉपीज बननी, यानी डबल हो गया वो चीज़ें। और उसके बाद सेल दो में डिवाइड हो जाता है, यानी एक सेल था, दिस इज वन सेल, एंड देन इट्स डिवाइडेड इनटू 2 सेल्स। एक ये वाला सेल हो जाएगा और एक ये सेल है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दिस इज सेल डिवीजन। ऑलराइट, तो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल साइकिल, सेल्स ग्रो इन साइज, ग्रो करते हैं साइज में, नए मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ऑर्गेनेल्स बनते हैं उनकी, रेप्लिकेट देयर क्रोमोसोम, देयर क्रोमैटिन मटेरियल, एंड डिवाइड बाय इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग जेनेटिक मटेरियल इन द डॉटर सेल्स। सही है। अब सेल साइकिल में यार ये तो पता चल रही है, लेकिन सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, किस तरह से हो रही है ये सेल साइकिल, कैसे चल रहा है प्रोसेस। तो अब इसमें कुछ फेजेस होंगे जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब सेल साइकिल में यार ये तो पता चल रही है, लेकिन सेल साइकिल के फेजेस क्या होते हैं, किस तरह से हो रही है ये सेल साइकिल, कैसे चल रहा है प्रोसेस। तो अब इसमें कुछ फेजेस होंगे जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। तो अब बेसिकली जो आपकी मोस्ट बेसिक फेजेस है ना, वो 2 हैं, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। इंटरफेज वो है जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता। ठीक है, अब ज़ाहिर है अगर हम थोड़ी बात करेंगे तो उसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो जिसमें प्रोसेस हो रहा हो, और एक वो टाइम जिसमें प्रोसेस ना हो रहा हो। तो वैसे ही बात यहाँ पे कर रहे हैं।
तो सेल साइकिल में अब अगर जो माइटोटिक सी फेज या माइटोसिस क्या होती है, माइटोसिस इज द नेम फॉर सेल डिवीजन, सही है। तो अब माइटोटिक फेज वो है जिसमें सेल डिवीजन हो रही होगी और इंटरफेज वो है जिसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इंटरफेज में ये कौन सा टाइम है, मैंने चलो हमें पता चल गया कि इसमें सेल डिवीजन नहीं हो रही कि ये क्यों है। अगर मैंने बीच में इस टाइम में सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है कि वो डिवाइड कर सके, ठीक है। दो डिवीजन से बीच का जो टाइम है दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। अब इस दो के बीच का जो पार्ट है इंटरफेज है, इसके भी कुछ फेजेस होते हैं, तो इसके भी 4 फेजेस हैं। ओवरऑल सेल साइकिल 2 फेजेस में डिवाइडेड है, 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उन 2 पार्ट्स में एक माइटोटिक फेज है और एक इंटरफेज है। पहले हम इंटरफेज को लेके चलेंगे बिकॉज माइटोटिक फेज आपका मेन पार्ट है जिसमें सेल डिवीजन हो रही है, तो वो फिर बाद में डिटेल में आएंगे। तो अब इंटरफेज जो है इसके अपने 4 फेजेस हैं। इसमें क्या होता है, अब 4 पार्ट्स हैं। तो पहला कौन सा है, G1 फेज, सेकेंड है S फेज, G2 फेज और G0 फेज और G0 फेज, ठीक है। ये 4 है। अब जो पहला है G1 फेज, अच्छा G का क्या मतलब होता है, दिस G स्टैंड्स फॉर ग्रोथ। तो जितने भी दो 3 G वाले फेजेस हैं इनका मतलब है कि इनमें ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। और S फेज का मतलब है, S जो है यहाँ पर, इसका मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब याद है ना, मेकअप या जो बना मेकिंग अप ऑफ समथिंग। हमने प्रोटीन सिंथेसिस की बात की थी, कौन करता है प्रोटीन सिंथेसिस, राइबोसोम्स करते हैं। तो राइबोसोम्स जब प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं तो सिंथेसिस का क्या मतलब था कि जिसमें कोई चीज बन रही हो। तो एस फेज अगेन इज द पार्ट जिसमें कुछ डीएनए वगैरह बन रहा है, जिसमें रेप्लिकेशन हो रही है। तो हम एक एक करके चलते हैं। G1 फेज क्या है, गैप 1 फेज। अच्छा इसको हम ग्रोथ फेज भी कह सकते हैं या गैप भी कह सकते हैं, बिकॉज गैप्स के अंदर ग्रोथ हो रही होती है, ठीक है। कोई लाइक दोनों कह सकते हैं, नहीं आपकी बुक में शायद यहाँ पर हाँ गैप 1 लिखा है, वो गैप वही हम याद करते हैं, ठीक है। दिस इज द गैप 1 फेज, सिंथेसिस एंड G2 गैप 2। अच्छा कुछ जगहों पे लिखा आपको मिलेगा कि 3 फेजेस हैं, लेकिन कुछ जगहों पे 4 ही मिलेगा, तो इसलिए इट्स बेटर कि आप चारों फेजेस को याद रखो। मेनली 3 होते हैं, वही G1 G2 S और G2 फेज। तो लेकिन जो फोर्थ फेज है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेस्टिंग फेज है ये। तो अब हम एक एक करके पढ़ते हैं। G1 फेज क्या होता है, यहाँ पर आप ये सेल साइकिल के डायग्राम देख रहे हो, ये बहुत ब्लर्ड पिक्चर है, वैसे तो इसमें ज्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये आई थिंक ये वाला G0, ये यहाँ लिखा G0 है और ये G1 फेज है, फर्स्ट ग्रोथ फेज यहाँ पे लिखा है ना, फर्स्ट ग्रोथ फेज, यहाँ पे भी ग्रोथ ही लिखा गया। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज ये G1 फेज है, फिर ये पूरा पार्ट S फेज आ जाता है, दिस इज G2, और यहाँ पे माइटोसिस होता है, सही है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। तो G1 में, गैप 1 में, ग्रोथ 1 में क्या हो रहा है कि सेल ग्रो कर रहा है, सेल के ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं। ऑर्गेनेल्स ने बात की थी, न्यूक्लियस हो गया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, तो वो सारे ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं। और सेल अपने अंदर इतने प्रोटीन्स प्रिपेयर कर रहा है, इतने राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस हो रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन हो सके, जो कि अगला पार्ट है, एस फेज है, सही है। और इस टाइम पे एंजाइम्स बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, सब चीजें बनती हैं जो कि रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी है। रेप्लिकेशन का प्रोसेस कौन सा है, एस फेज है। तो एस फेज या डीएनए सिंथेसिस वाला फेज, उसके लिए दो चीजें चाहिए हैं, जो जरूरी चीजें हैं वो बनती हैं G1 फेज में, ठीक है। बिकॉज आपके पास मेन लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसकी वजह से ये पूरी चीजें हो रही है वो एस फेज है, जिसमें डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है। एस फेज के लिए आपको चीजें चाहिए जो कि पहले बनेंगी G1 फेज में, यानी ऑर्गेनेल्स उस साइज तक आ गए, एंजाइम्स बन गए, न्यूक्लियोटाइड्स बन गए, प्रोटीन्स बन गए, जो आपको सेल ग्रो करना था साइज में वो हो गया, ये सब चीजें हो गई। फिर एस फेज आता है जो द सेकेंड फेज, ये वाला डीएनए रेप्लिकेशन का या डीएनए सिंथेसिस का। तो इसमें क्या होता है कि
सेल जो है ना वो अपना डीएनए मटेरियल को रेप्लिकेट करता है। अगर एक क्रोमोसोम था तो वो एक क्रोमोसोम 2 क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है? तो 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। तो मैंने हर एक क्रोमोसोम की हर एक, बिकॉज़ असल में एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 47 होते हैं। नहीं, इनफैक्ट 46 होते हैं, 47 म्यूटेशन। 46 क्रोमोसोम्स अगर टोटल हैं आपके पास, तो उन 46 हर एक क्रोमोसोम को, यानी 1, 2, 3, 4 हर क्रोमोसोम डबल हो जाए, ये काम हो रहा होता है एस फेज़ के अंदर। जैसे यहाँ लिखा भी है, द सिंथेसिस फेज़ ऑफ डीएनए, द सेल रेप्लिकेट्स इट्स एंटायर जेनेटिक मटेरियल टू फॉर्म इट्स 2 कॉपीज़, 2 कॉपीज़ बन गई। दिस इज़ व्हाई ईच क्रोमोसोम हैज़ 2 क्रोमैटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आपने क्रोमोसोम की शक्ल देखी है कभी? क्रोमोसोम इस तरह का होता है। अगर बहुत ही बेसिक्स बनाऊँ, एक्स की शक्ल का होता है। ये असल में एक्स शेप का नहीं होता। अगर आप एक क्रोमोसोम देखो ना, मतलब जिसमें क्रोमैटिड होता है, इट इज़ सपोज्ड टू बी लाइक इस तरह का एक क्रोमैटिड। वो इसी डीएनए सिंथेसिस की वजह से ये 2 बनकर ये इस तरह का बनता है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके पास हो रही होती हैं एस फेज़ के अंदर। मटेरियल रेप्लिकेट हो रहा है। These chromatids are attached with one centromere। ये जो जिस बीच में जिस पार्ट पर अटैच होता है ना दोनों क्रोमोसोम्स आपस में, इस पार्ट को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये यहाँ पर लिखा हुआ भी है, सेंट्रोमेयर, ठीक है? एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये दोनों क्रोमैटिड्स आपस में, ये 1 एंड ये 2, ये दोनों आपस में होंगी सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये नाम बहुत जरूरी है, ये मियोसिस में आपको बहुत काम आए, सही है? तो यहाँ तक आई होप दिस इज क्लियर। फिर सेकंड थर्ड फेज आता है G2 फेज, जिसमें सेकंड गैप फेज, सेकंड ग्रोथ फेज। इसमें क्या होता है? इसमें सेल अपने आप को माइटोसिस के लिए प्रिपेयर कर रहा है। पहले G1 फेज में किसके लिए प्रिपेयर किया था? एस फेज के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए प्रिपेयर किया था। अब अपने आप को प्रिपेयर करेगा डिवाइड करने के लिए। तो इसमें ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे जो कि आपको स्पिंडल फाइबर्स के लिए जरूरी है। ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा ताकि ज़्यादा एनर्जी यूज हो सके। इस तरह की चीजें सारी होती हैं। मोर माइटोकॉन्ड्रिया एक्यूमुलेटिंग एनर्जी फॉर सेल साइकिल। फिर G0 फेज, G0 फेज जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो अपना, मतलब सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाता है और वो G0 फेज में आ जाता है। और G0 फेज में सेल डिवाइड करना चाहिए। सम सेल्स, फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स, वंस मैच्योर नेवर डिवाइड अगेन। न्यूरॉन्स आपको याद है सेल स्पेशलाइजेशन में पढ़ा था कि ब्रेन सेल्स होते हैं वो कभी डिवाइड नहीं करते, तो वो हमेशा ऐसे ही मतलब वो एक फॉर्म में जब मैच्योर हो गए तो वैसे ही रहते हैं। दे रिमेन इन G0 फॉरएवर। G0 क्या है? रेस्टिंग फेज है, कि इसके बाद सेल डिवाइड करना स्टॉप करता है। इसमें अब पॉज हो गया, अभी हमें नॉर्मल फंक्शंस करने, डिवाइड नहीं करता। अभी भी बहुत सारे आपकी बॉडी में सेल्स ऐसे होंगे जो डिवाइड नहीं करने के फेज में, डिवाइड जब कर रहे होते हैं तो पता नहीं चलता था, लेकिन वो एक अलग पार्ट होता है। अभी जब नहीं डिवाइड कर रहे हैं उसको कहते हैं G0 फेज या G0 फेज, ठीक है? Many epithelial cells divide continuously, they never enter in G0 phase। बहुत सारे आपके स्किन के सेल्स होते हैं ना, वो हर वक्त ही डिवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि आपकी स्किन कभी भी डेड सेल्स उसमें से हट रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसको हर वक्त डिवाइड होना जरूरी होता है। इसलिए वो कभी भी सेल उसका G0 फेज में जाता ही नहीं है, वो रेस्ट करता ही नहीं है सेल, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? G2 फेज में क्या होता है कि सेल अपने आप को माइटोटिक फेज के लिए, यानी जो इसमें सेल डिवीजन हो रही है ना, जो माइटोटिक फेज, अगर नाम कंफ्यूजिंग लग रहा है तो इट्स फाइन, आप उसको कंफ्यूज नहीं होएगा। माइटोटिक फेज का मतलब होता है बस सेल डिवीजन वाला फेज। तो सेल अभी, अच्छा हम दोबारा से इसको एक दोबारा करते हैं। G1 फेज में क्या हो रहा था कि सेल अपने आप को किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहा था? सेल साइज में बड़ा हो रहा है, ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, प्रोटीन्स बन रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं, किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है? रेप्लिकेशन के लिए। देखिए कि डीएनए रेप्लिकेट होकर सारे क्रोमोसोम्स दो दो हो जाए, यहाँ से डिवाइड हो सके। फिर आता है G2 फेज, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है कि वो डिवाइड हो सके। अब डिवाइड होने के लिए, ये डिवीजन का पार्ट हम पूरा अभी आगे पढ़ेंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। माइटोसिस का पूरा प्रोसेस आएगा अभी, जिसमें ये सारे इसके 4 फेजेस होते हैं, पीनाट, वो हम पढ़ेंगे। उसके लिए आपको बहुत सारे एनर्जी चाहिए ना। सेल डिवाइड हो रहा है, एक में से 2 बन रहे हैं, तो अब उसमें एनर्जी चाहिए इस चीज को तोड़ने के लिए, तो ये मतलब डिवाइड होने के लिए, उसके लिए जितनी आपको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होंगे। बिकॉज याद है हमने पहले क्या पढ़ा था? माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है, कि पावर हाउस यानी हर किसी चीज को एनर्जी जब चाहिए होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। सो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि जब G2 फेज है, इसमें ज्यादा से ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो सके आपके पास सेल डिवीजन के लिए। फिर और बस यही सब चीजें होती हैं, प्रोटीन्स बनते हैं ताकि एंजाइम्स वगैरह जितनी चीजें चाहिए फॉर माइटोसिस वो हो सके।
देन अब हम आते हैं एम फेज पे विच इज माइटोटिक फेज। इसको हम डिटेल में बहुत कवर करेंगे, तो इसलिए अभी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। इससे बस यही होता है कि आपके पास सेल डिवाइड होता है, 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बन जाते हैं, एक सेल से 2 सेल्स बनते हैं, और इससे ये बहुत ज़रूरी है आपकी ग्रोथ के लिए, नॉर्मल बॉडी सेल्स वगैरह हीलिंग के लिए। और ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल होते हैं। आइडेंटिकल क्यों होते हैं? ताकि कोई वेरिएशन ना आए। वही मैंने ये बात तो समझाई कि आइडेंटिकल होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप एक जैसी चीज़ें नहीं ग्रो करें ना। ऐसा ना हो पहले कोई ऐसे थे, आगे जाके शक्ल चेंज हो गई, पहले आपका हेयर कलर ब्राउन था, अब आगे जाके ब्लैक हो गया। ऐसी चीज़ें नहीं होती, सेम आइडेंटिकल चीज़ें आपके साथ आती हैं। दिस इज़ ऑल इन। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को। इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।